Hello everyone. I hope you all are safe and healthy. Today we are beginning with a new chapter of our second part of accounts, that is chapter number 3, Company's Final Accounts. अब आप ऐसा बोलोगे कि बच्चों हमने तो ऑलरेडी कंपनी फाइनल अकाउंट तो सर कर दिया है, पर हमने जो किया था वो पार्टनरशिप के रिलेटेड फाइनल अकाउंट किया था। अभी भी हमारा कंपनी के रिलेटेड फाइनल अकाउंट्स बाकी है। तो क्या डिफरेंस है इन दोनों कंपनीज के फाइनल अकाउंट और पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट में? तो जैसे कि अब आप स्टैंडर्ड 11 में पढ़े थे, तो 11th में आपने क्या किया था, तो सोल प्रोप्राइटर के रिलेटेड आपने बैलेंस शीट्स बनाई थी। अब थोड़ा हम एडवांस लेवल में गए, फिर हमने स्टार्ट किया पार्टनरशिप के रिलेटेड बैलेंस शीट, और अब हम सेकेंड पार्ट में थर्ड चैप्टर में देखने वाले हैं कंपनी के रिलेटेड बैलेंस शीट्स। तो अगर कंपनी बनाती है तो उनका एक एक्ट है, दैट इज कंपनीज एक्ट 2013, जो पहले था कंपनीज एक्ट 1956। धीरे धीरे रिफॉर्म्स आए और उसमें चेंज आता गया। उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें नई ऐड कर दी, जैसे कि एक आपने बैलेंस शीट डाला है, बैलेंस शीट के बाद आपको क्या बनाना कंपलसरी है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का स्टेटमेंट बनाना कंपलसरी है। उसके बाद क्या बनाना ज़रूरी है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना भी बहुत ज़रूरी है। फिर अगर आपने चेंज इन इक्विटी की है तो वो बनाना पड़ेगा, और लास्ट में आप बनाते हो नोट्स टू अकाउंट्स। ये सारी चीज़ों में से हमारे लिए इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है, तो आपके लिए दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक है आपका बैलेंस शीट एज पर दी पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट, वो इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये दो ही चीज यहाँ पे इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, और याद रखना इसका वेटेज कितना है, 11 मार्क्स। और इसके ऑप्शन में कोई भी चीज नहीं है, आपको ये स्किप भी नहीं कर सकते, ये कंपलसरी आएगा, इसका एक क्वेश्चन आने ही वाला है 100%। ओके, तो अब हम इसको पढ़ेंगे और पूरे चैप्टर में देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें कैसे हम पुट ऑन करेंगे। आई गारंटी यू कि आपके इस चैप्टर में पूरे 11 में से 11 मार्क्स आ जाएंगे, अगर आप मेरे जो भी अपलोडेड वीडियोस हैं इस चैप्टर के वो प्रॉपर देखोगे तो। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। पर आपको ये ध्यान रखना है, जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको उसको तुरंत लाइक करना है, और उसको अपने फ्रेंड्स जो 12th कॉमर्स में पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी, उनको भी तो शेयर करना है, क्योंकि वो लोग भी इसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और उनके लिए ये बहुत ईजी मेथड होगी। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल कॉमर्स बाय प्रतीक मजमूदार। मैंने बहुत सारे गैप के बाद एक नया वीडियो डाला है, एंड आई नीड योर सपोर्ट फॉर दिस वन। तो अब हम स्टार्ट करेंगे आपकी बैलेंस शीट और उसकी फॉर्मेट। ओके, अब यहाँ पे मैंने दो बॉक्सेस बना दिए हैं, तो आपको लग रहा होगा कि ये क्या किया। बहुत सिंपल चीज़ है, याद रखो, पहले हम जो बैलेंस शीट बनाते थे वो हॉरिजॉन्टल थी। ओके, अब इसमें आपकी वर्टिकल बैलेंस शीट आएगी। वर्टिकल बैलेंस शीट मतलब क्या, तो अब स्टार्टिंग से लेके एंड तक बस चीज़ें लिखते ही जाओ, जो फॉर्मेट है उसको फॉलो करो। यहाँ पे दो पार्ट्स ऑफ अकाउंट नहीं आने वाले, पर मैंने क्या किया है, आपकी एक फैसिलिटी के लिए लायबिलिटीज़ को थोड़ा यहाँ पे रखा है, और यहाँ पे मैं पूरा असेट्स का कॉलम बना दूंगा। ठीक है, जैसे हम लायबिलिटी यहाँ पे लिखते थे आपकी क्रेडिट साइड पे, दैट मीन्स ऑन दिस साइड वी आर राइटिंग इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, और यहाँ पे हम असेट्स लिखते थे, पूरी जो भी आपकी असेट्स होती थी। तो मैंने अभी ऐसा ही रखा है। पूरा फॉर्मेट एक ही पेज में पॉसिबल नहीं है, आपको दो पेज लेने ही पड़ेंगे। एग्जाम में भी आप दो पेज में लेके इसको अच्छे से बना सकते हो। तो हम चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले कौन सी साइड से, तो हम स्टार्ट करेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड से। तो आपको क्या याद रखना है, तो देखो यहाँ पे लिखोगे पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, और यहाँ पे आ जाएगी आपका अमाउंट। तो सबसे पहले आपको ये चीज याद रखनी है कि मेरा मेन हेड क्या होगा। तो सबसे पहले मैं अलग अलग स्केच पेन का यूज करूंगा, और उसका अलग अलग जो नेम्स है वो लिख देता हूं। तो सबसे पहला आता है इक्विटी एंड लायबिलिटी। कौन सा, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ओके, तो मैंने यहाँ पे इक्विटीज एंड लायबिलिटीज लिख दिया, और वैसे ही यहाँ पे आपका आ जाएगा सेकेंड पार्ट, जिसमें आप सिर्फ लिखोगे असेट्स रिलेटेड कॉलम्स। तो ये आपका मेन है इक्विटी एंड लायबिलिटी, और दूसरा आपका है क्या, असेट्स। ये याद रखना।
तो हमने एक साइड लिख दिया इक्विटी एंड लायबिलिटी और दूसरी साइड पे क्या आ जाएगा, असेट्स आ जाएगा। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी में 3 मेजर हेड्स हैं, वो मैं सबसे पहले लिख रहा हूं। सबसे पहला आपका मेजर हेड कौन सा है, तो शेयर होल्डर्स फंड। याद रखना है आपको कि क्या है, शेयर होल्डर्स फंड्स, ये मेरा सबसे पहला मेजर हेड है। उसके बाद हमारा दूसरे नंबर पे क्या आएगा, तो दूसरे नंबर पे आ जाएगा नॉन करंट लायबिलिटीज। ओके, याद रखना है आपको नॉन करंट लायबिलिटीज। और थर्ड आपका आने वाला है क्या, तो करंट लायबिलिटीज। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पे हम डिस्कस भी करेंगे कि कौन सी चीज में क्या क्या आता है। वैसे ही असेट साइड पे क्या आ जाएगा, तो असेट साइड पे सबसे पहला आपका आ जाएगा नॉन करंट असेट्स। कौन सा, नॉन करंट असेट्स। याद रखना बच्चों, बहुत इजी है। और दूसरा आपका इंपॉर्टेंट हेड आ जाएगा, वो होगा आपका करंट असेट्स। क्लियर स्टूडेंट्स, चलो ये तो आपको पता चल गया कि दोनों साइड पे कौन कौन सी चीजें आने वाली हैं। तो ये हमारे मेन हेड के नीचे जो हमने सब हेड्स डाले हैं वो यहां पे मैंने लिख दिए। ओके, अब इसके साथ इसका एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले देखो क्या आता है आपका शेयर होल्डर्स फंड। अब जैसे आपको पता था कि पार्टनरशिप होता है तो पार्टनर्स अपने हिसाब से पैसे लेके आते हैं, पर जब कंपनी होगी तो कंपनी क्या करेगी, तो जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि कंपनी स्टार्ट होती है तो फिर वो अपना एक शेयर कैपिटल बाहर पाड़ती है, आईपीओ डालती है, आईपीओ डालेगी और लोगों से पैसे मंगवाएगी, शेयर कैपिटल वो बोरो करेगी मार्केट में से, शेयर्स के लिए रिलेटेड पैसे मंगवाएगी और वो जो पैसे आएंगे उसको कंपनी इन्वेस्ट करती है और उसी से न्यू वेल्थ जनरेशन करेगी और आपको एज ए डिविडेंड देती है। तो एक चीज याद रखो, शेयर होल्डर्स फंड में 2 ही चीज आने वाली है। पहला आ जाएगा आपका पॉइंट ए, जिसे बोलेंगे हम शेयर कैपिटल। क्या आएगा, सबसे पहले आपका आ जाएगा शेयर कैपिटल। तो अब शेयर कैपिटल में कौन कौन सी चीजें, तो आपको याद रखनी है सिर्फ 3 चीजें। आपको अगर नोट्स बनानी हो तो इतनी जगह छोड़ के पीछे नोट्स में आप लिख सकते हो। तो शेयर कैपिटल में 3 चीजें आएगी। सबसे पहला आ जाएगा आपका ऑथोराइज कैपिटल। अब ऑथोराइज कैपिटल मतलब क्या, तो जो भी आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ने ऑथोराइज किया है कि आप इतना शेयर कैपिटल मार्केट में डाल सकते हो, वो यहां पे आएगा। दूसरा आ जाएगा आपका इक्विटी शेयर, जो आपने मार्केट में इश्यू किए होंगे इक्विटी शेयर्स। और तीसरी चीज है प्रेफरेंस शेयर। 12th कॉमर्स में इससे ज्यादा नहीं आएगा। मेजर 2 ही चीजें याद रखनी है, एक तो याद रखना है आपको इक्विटी शेयर और दूसरा याद रखना है प्रेफरेंस शेयर। अगर इक्विटी शेयर आ रहा है तो आपको शेयर कैपिटल में लिखना है, प्रेफरेंस शेयर आ रहा है तो आपको कहां पे लिखना है, शेयर कैपिटल में, और इसका टोटल आप यहां पे ले आओ। बहुत सिंपल है, बस ऐसे करके आपको सम पूरा कंप्लीट करना है। तो मैंने यहाँ पे शेयर कैपिटल लिख दिया। तो दूसरी कौन सी चीज है जो यहाँ पे आएगी, तो दूसरी चीज है आपकी रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लसेस। ओके, तो रिजर्व्स मतलब क्या, तो जैसे कि आप बहुत सारे रिजर्व्स बनाते थे, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, फिर कैपिटल रिजर्व, रिजर्व फंड, वर्कमेंस कंपेंसेशन रिजर्व आप बनाते थे, फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाते थे। वो सब हमने ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर्स में ऑलरेडी देखा है, तो आपको ये सब चीजें याद है। तो ये सारी चीजें, मतलब जिस चीज के पीछे रिजर्व्स लिखा है वो सारी चीजें रिजर्व एंड सरप्लस में आएगी। तो चलो हमने रिजर्व की तो बात कर ली, तो सरप्लस में सर जी क्या आएगा, तो सरप्लस में आपको याद रखना है, सरप्लस में आ जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आप प्रॉफिट करते हो तो पॉजिटिव अमाउंट में प्रॉफिट होगा, अगर लॉस जनरेट किया है तो आपको सिर्फ उसको नेगेटिव अमाउंट लिखनी है। और लॉस भी आप कहां पे शो करोगे, इसी अकाउंट में, मतलब रिजर्व एंड सरप्लस में शो करोगे। तो क्या याद रखोगे, शेयर कैपिटल में 2 चीजें, एक आपका इक्विटी शेयर और दूसरा होगा प्रेफरेंस शेयर। वैसे ही रिजर्व एंड सरप्लस में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि जनरल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, रिजर्व फंड, वर्कमेंस एक्सीडेंट एंड कंपेंसेशन रिजर्व, देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एंड योर प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ईयर। तो इसकी एक बहुत सिंपल मेथड है, आपको याद रखना है, शेयर होल्डर्स फंड,
तो उसके अंदर दो चीजें एस आर, याद क्या रखोगे, एस आर मतलब शाहरुख खान का एस आर, आप याद रख सकते हो एस आर। तो शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, बस आपको इतना ही याद रखना है। चलो, तो ये हमने बात की। उसके बाद आती है चार अलग अलग चीजें, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट असेट्स एंड करंट असेट्स। अब नॉन करंट मतलब क्या, तो जो चीजें, मतलब इसको आप दूसरा नाम दे सकते हो लॉन्ग टर्म। क्या याद कर सकते हो, लॉन्ग टर्म। अगर आप कोई भी लायबिलिटी ऐसी हो जो परचेज करते हो या तो फिर लेते हो बहुत लंबे समय के लिए, लंबे समय मतलब 12 महीने से ज्यादा, दैट मीन्स फॉर मोर देन 1 ईयर। अगर आप 1 अकाउंटिंग ईयर के लिए और उससे ज्यादा अगर आप कोई भी चीज लेते हो तो वो बोरोइंग आपकी हो जाएगी नॉन करंट लायबिलिटी। याद रहेगा। तो अब दूसरा है हमारे पास यहाँ पे करंट लायबिलिटीज। ये बहुत सिंपल हो गया, अगर कोई 12 मंथ से ज्यादा है तो यहाँ पे लिखेंगे, अगर कोई 12 मंथ से कम है तो आप यहाँ पे लिखोगे। बहुत सिंपल है। वैसे ही अगर कोई असेट्स आपके पास है विच इज फॉर मोर देन 12 मंथ्स तो आप यहाँ पे लिखोगे, और दूसरी अगर कोई असेट्स आपके पास है विच इज लेस देन 12 मंथ्स तो आप यहाँ पे लिखोगे। तो अब इसके साथ आपको याद रखना है क्या, तो नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आएगा, तो सबसे पहली चीज आपकी आ जाएगी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अगर आपने कोई भी पैसे बोरो किए हैं वो बहुत ज्यादा टाइम के लिए, ज्यादा टाइम मतलब फॉर मोर देन 12 मंथ्स, सिंपल 12 महीने से ज्यादा अगर आपने कोई भी चीजें ली है, बोरो की है, सो यू आर गोइंग टू राइट इट ओवर हियर, सिंपल। तो सिंपल एक चीज समझो, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में कौन कौन सी चीजें आएगी, तो सबसे पहले आपको याद रखना है डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स। जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर्स में देखा था डिबेंचर्स आते हैं, ठीक है। सेकेंड चैप्टर हमने इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, रिडिम्पशन ऑफ डिबेंचर्स देखा, उसकी पार वैल्यू, इंटरेस्ट के साथ, प्रीमियम के साथ, डिबेंचर्स के रिलेटेड बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स और उसके रिलेटेड 3 मार्क्स के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी देख लिए हैं। तो इसमें क्या करना है, तो अगर कोई डिबेंचर्स आपके मार्केट में से आपने लिया होगा तो आप यहाँ पे डालोगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आ जाएगा सबसे पहला डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स या तो फिर आप ले सकते हो बॉन्ड्स, या तो फिर अगर आपने कोई लोन ली है बैंक से, अगर आपने HDFC बैंक से या तो फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI से लोन ली है फॉर मोर देन 12 मंथ्स, दैट इज फॉर मोर देन 1 ईयर, तो वो हो जाएगी आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग। याद रखेंगे, ठीक है। चलो ए पॉइंट आ गया। उसके बाद आता है आपका पॉइंट नंबर बी। तो बी में क्या होगा, तो बी में हो जाएगी आपकी अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। ओके, अगर इसके सिवाय कोई भी आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होगी तो वो सारी लायबिलिटीज आ जाएगी आपकी अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में। मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम्पल में इसके रिलेटेड बहुत कम चीजें आती हैं, फिर भी मैं आपको समझा देता हूं। अगर आप जैसे कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स लेते हो, कि आपने ऑलरेडी इसके ऊपर प्रीमियम लिया है तो आपकी ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो गई। सेम वे इफ यू आर टेकिंग रिडम्पशन प्रीमियम ऑन प्रेफरेंस शेयर और अदरवाइज ऑन डिबेंचर्स, तो ये दो चीजें आपकी आ जाएगी अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में। क्लियर। उसके बाद है आपका पॉइंट नंबर सी एंड द इंपॉर्टेंट वन। तो ये क्या है, तो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। क्या आ जाएगा, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में क्या आता है, तो उसमें सबसे पहली चीज आती है प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुएटी फंड, या तो फिर पेंशन फंड, या तो फिर आपने कोई वर्कर सेविंग फंड। ये सब जो आप बनाते हो, कोई एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज के लिए प्रिपेयर करता है जो आपको फ्यूचर में जब वो रिटायर होगा तब देना है, तो ये तो हो गया सिंपल लॉन्ग टर्म ही हो गया। ग्रेजुएटी तो वैसे भी 5 साल से पहले नहीं मिलती आपको। तो ये सारे फंड्स जो भी आप क्रिएट करोगे वो कहाँ पे आ जाएंगे, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में। याद रखेंगे, ओके। चलो, तो ये हमने यहाँ तक डिस्कस किया। तो बहुत सिंपल है, इसको कैसे याद करोगे, जैसे आपने यहाँ पे SR और यहाँ पे LOL, लॉल, जो आप बोलते ही हो मैसेज में टाइप करते होंगे LOL, तो आपको याद रखना है यहाँ पे क्या, LOL, ठीक है। फिर आएगा आपका नेक्स्ट आ जाएगा करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटी में सबसे पहली चीज क्या है, तो उसमें सबसे पहली चीज है, जैसे यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स थी और मैंने बोला था कि करंट लायबिलिटी मतलब क्या, तो लेस देन 12 मंथ्स, ये आपकी मोर देन 12 मंथ्स है, तो ये तो हो गया शॉर्ट टर्म।
तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। ओके, मतलब अगर आपने कोई ऐसी लोन ली होगी जो 12 महीने से कम ड्यूरेशन में होगी, या तो फिर कोई बैंक ओवरड्राफ्ट लिया है, या तो फिर आपने कैश क्रेडिट ली है, तो ये सारी चीजें आ जाएगी आपकी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में। उसके बाद आता है नंबर बी पे। यहाँ के एक चीज थोड़ा अलग है, आपको याद रखनी है। यहाँ पे आ जाएगा आपका एक पॉइंट, दैट इज ट्रेड पेएबल्स। अब ट्रेड पेएबल्स मतलब क्या, तो उसमें आपको दो ही चीज याद रखनी है, एक आ जाएगा आपका क्रेडिटर्स और दूसरा होगा बिल्स पेएबल। याद रखोगे ना बच्चों, एक आ जाएगा आपका क्रेडिटर्स और दूसरा आ जाएगा बिल्स पेएबल। फिर पॉइंट नंबर सी आता है, जैसे यहां पे आपने क्या लिया था, अदर लॉन्ग टर्म योर लायबिलिटीज, तो यहां पे हम लेंगे अदर शॉर्ट टर्म, या तो फिर आप लिख सकते हो करंट, अदर करंट लायबिलिटीज। मतलब ये भी ऐसी लायबिलिटीज जो आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस, जो आपको नेक्स्ट मंथ में या तो फिर विद इन अ ईयर कंप्लीट करने हैं, तो वो सब चीजें यहाँ पे आ जाएगी। कॉल इन एडवांस होगा, कॉल्स इन अरियर्स होगा, ओके, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट होगा, तो ये सब चीजें आपकी आ जाएगी अदर करंट लायबिलिटीज में। नेक्स्ट वन, पॉइंट नंबर डी। अब डी में क्या आएगा, तो डी में है, जैसे यहां पे था लॉन्ग टर्म प्रोविजन, यहां पे आ जाएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ओके स्टूडेंट्स, चलो ठीक है। तो शॉर्ट टर्म में कौन कौन सी चीजें, तो अगर आप प्रपोज डिविडेंड करते हो कि फ्यूचर में हम इतना डिविडेंड देने वाले हैं, तो वो हो जाएगा आपका शॉर्ट टर्म। फिर वैसे ही दूसरा एक पॉइंट है, जैसे कि आप प्रोविजन फॉर टैक्स प्रिपेयर करते थे, आपको याद होगा, तो प्रोविजन फॉर टैक्स जो भी आप प्रिपेयर करते हो, तो वो जो प्रोविजंस बनती है वो आ जाएगी आपकी शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। तो इसको कैसे याद रखेंगे, तो इसके भी पहले फर्स्ट लेटर्स ले लो, एस टी ओ एस, आपको यही याद रखना है, एस टी ओ एस। यहाँ पे हो गया एस आर एल ओ एल एस टी ओ एस। तो यहाँ पे पूरा मैंने आपको डिस्कस किया इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड। तो चलो ये तो हमारा लायबिलिटी साइड का हो गया। फिर हम क्या करेंगे, तो फिर हमको करना है इसका टोटल। ओके, तो यहाँ पे मैंने टोटल के लिए, हम जैसे यहाँ पे दो लाइंस ड्रॉ करते हैं, वैसे ही लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे लिख देंगे टोटल। तो ये कौन सा टोटल होगा, तो ये सिर्फ लायबिलिटी साइड का टोटल होगा, और वो मुझे यहाँ पे मेंशन करना है। क्लियर स्टूडेंट्स। अब हम आ जाते हैं असेट साइड पे। यहाँ पे जगह कम थी, इसीलिए असेट साइड मैंने यहीं पे लिया। आप जब बनाओ तो आपको ये चीजें कंटिन्यू लिखनी है, मतलब ये आपका पेज कंटिन्यू ही है, इसी के नीचे आपको यही चीज कंटिन्यू करना है। चलो टोटल हो गया। फिर हम आ जाते हैं असेट साइड पे। तो असेट साइड पे पहली चीज कौन सी आएगी, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहला है हमारे पास क्या, तो नॉन करंट असेट्स। तो नॉन करंट असेट्स में क्या आता है, तो आपको अगर याद होगा, तो नॉन करंट मतलब कौन सा, लॉन्ग टर्म। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, जो चीजें मतलब 12 महीने से ज्यादा होगी, तो वैसी असेट्स कौन कौन सी है, तो प्लांट होता है, फर्नीचर होता है, मशीनरी होता है, ये सब चीज हम 12 महीने से ज्यादा यूज करते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मेट में आप क्या याद रखोगे, पॉइंट ए आ जाएगा आपका फिक्स असेट्स। क्या होगा, फिक्स असेट्स, याद रखना। चलो, तो फिक्स असेट्स के भी दो टाइप्स हैं, कौन कौन से, तो एक आपका हो जाता है टेंजिबल असेट्स। ओके, अब टेंजिबल मतलब क्या, द थिंग्स विच यू कैन टच, विच यू कैन फील। आपको पता होगा कि कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो हमने ऑलरेडी एग्जांपल में किया है, और आपको याद होगा ये 11th का कंसेप्ट है, जैसे कि आपका लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर फिटिंग्स, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, लीज होल्ड असेट्स, ये सारी चीजें आ जाती है आपकी टेंजिबल असेट्स में। ओके, तो टेंजिबल, तो दूसरा कौन सा टाइप होता है, तो दूसरा होता है आपका इनटेंजिबल असेट्स। अब इनटेंजिबल मतलब क्या, द असेट्स विच यू कैन नॉट टच, विच यू कैन नॉट फील। फॉर एग्जाम्पल गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये तो चार आपको याद ही होगा, पर इसके साथ आपको याद रखना है लाइसेंस, फिर आपको याद रखना है फ्रेंचाइज और सॉफ्टवेयर। जैसे कि अगर कोई कंप्यूटर होगा, तो कंप्यूटर आपकी टेंजिबल असेट्स है, पर उसके अंदर जो इनबिल्ट सॉफ्टवेयर्स हैं वो आपकी इनटेंजिबल असेट्स है। याद रहेगा बच्चा, तो बस इतनी चीज आपको याद रखनी है। फिर ये हो गया आपका फिक्स असेट्स का पॉइंट। उसके बाद आता है कौन सा, बी पॉइंट आता है आपका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट।
कौन सा? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ओके, जैसे अगर आपने किसी में इन्वेस्ट किया है, फिक्स डिपॉजिट की है, या तो फिर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट किया है, फॉर एग्जांपल कोई भी एक इन्वेस्टमेंट का टाइप ले लो। तो अगर आपने किसी की असेट्स में इन्वेस्टमेंट किया है, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया है, या तो फिर आपने कोई प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट किया है, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट किया है, फिक्स डिपॉजिट की है, इफ यू हैव परचेज द शेयर्स ऑफ अदर कंपनी, जैसे अगर मैंने टाटा के शेयर्स लिए हैं, मेरी टाटा कंपनी का मैं बैलेंस शीट नहीं बना रहा, मैंने किसी और कंपनी के शेयर्स या तो फिर डिबेंचर्स या तो फिर प्रेफरेंस शेयर कुछ भी लिया है, तो वो सब लॉन्ग टर्म के लिए लिया होगा ना इन्वेस्टमेंट पर्पज में, तो वो आ जाएगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में। क्लियर स्टूडेंट्स? उसके बाद आता है आपका पॉइंट सी। तो पॉइंट सी में क्या आ जाएगा? तो वो होगा आपका लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। लोन्स एंड एडवांसेस, ओके। अब इसमें क्या होगा? तो इसमें आप ध्यान रखो, ये जो लोन्स है, जैसे हमने यहाँ पे भी लोन्स ली थी, जैसे कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग में लोन आती थी, पर ये लोन्स आपने किसी को दी है। फॉर एग्जाम्पल, एज बीइंग द ओनर ऑफ द कंपनी, मैंने किसी और कंपनी को या तो फिर किसी और फर्म को अगर लोन दी है, एडवांसेस दी है, तो वो यहाँ पे आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, लोन्स गिवन टू द एम्प्लॉय फॉर मोर देन 12 मंथ्स, अगर मैंने कोई एम्प्लॉय को लोन दी है 12 महीने से ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर हम डालते हैं कि एक नज़र तो देखो, तो इलेक्ट्रिसिटी में जब आप इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन करते हो, तो उसके पहले जो मीटर लगता है, तो मीटर के लिए हमें 5,000 या तो फिर 7,000 रुपये देने पड़ते हैं MGVCL को। ओके, तो वो जब आप उसको दे रहे हो MGVCL को, तो उसके अंदर जो आपकी कॉस्ट होगी, उसके अंदर का जो भी एक्सपेंस होगा, तो वो आपका वन टाइम एक्सपेंस है, जो जब आप कनेक्शन बंद करवाओगे तब वो आपको रिटर्न देगी, तो वो खर्चा। फिर अगर आपने BSNL का एक टेलीफोन लिया, घर के अंदर वायर्ड फ़ोन लिया, तो वो जब आप फ़ोन लेते हो तो आपको उसके लिए भी एक डिपॉजिट अमाउंट देनी पड़ेगी 2,000 या तो फिर 3,000 रुपए की। सो दीज आर कंसिडर एज योर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। क्लियर स्टूडेंट्स? उसके बाद आता है आपका पॉइंट नंबर डी, उसमें अंदर है अदर नॉन करंट असेट्स। अदर नॉन करंट असेट्स, अगर ऊपर वाली चीजों में से कहीं पे भी कोई फिट नहीं हो रहा है, तो वो हम सीधा डाल देंगे कहाँ पे? अदर नॉन करंट असेट्स। तो अदर में कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी? तो एक आ जाएगा आपका डिबेंचर डिस्काउंट, फिर होगा आपका एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंस, जैसे कि आपने फाइनल अकाउंट्स किए हैं, तो हम देखते थे कि असेट साइड पे लिखते थे एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंस, तो वो हम यहाँ पे डालेंगे, याद रहेगा। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर टू बी रिटर्न ऑफ आफ्टर 12 मंथ्स, अगर कोई ऐसा है जो 12 महीने से ज्यादा में आपको यूटिलाइज करना है, तो वो भी हम कहाँ पे डालेंगे? अदर नॉन करंट असेट्स में। क्लियर स्टूडेंट्स? देन लेट्स स्टार्ट विद द करंट असेट्स। तो करंट असेट्स मतलब क्या? तो ऐसी असेट्स जो आपके लिए आपके पास है, पर कितने टाइम के लिए? दैट इज फॉर लेस देन 12 मंथ्स। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर ए, दैट इज योर करंट इन्वेस्टमेंट। ओके, जैसे हमने यहाँ पे देखा था नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे आ जाएगा करंट इन्वेस्टमेंट। तो करंट इन्वेस्टमेंट मतलब कैसा? कि अगर आप शेयर ले रहे हो, या तो फिर डिबेंचर्स ले रहे हो, या तो फिर कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रहे हो, पर 12 महीने से कम ड्यूरेशन के लिए, तो वो आ जाएगा आपका करंट इन्वेस्टमेंट। देन पॉइंट नंबर बी, दैट इज योर इन्वेंटरीज। अब इन्वेंटरीज के लिए हम कौन सा और वर्ड यूज करते हैं? स्टॉक। पर आपको एग्जाम में इन्वेंटरीज ही लिखना है, आपको दिया भी यही होगा इन्वेंटरीज। तो इन्वेंटरी में सब कुछ चीजें आती हैं, जैसे कि लूज टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, आपके पास रॉ मटेरियल पड़ा है तो वो, आपके पास गुड्स इन ट्रांजिट होगा, तो वो सारी चीजें आप डाल दोगे कहाँ पे? इन्वेंटरीज में। फिजिकल गुड्स होगा तो वो भी आपका आ जाएगा इन्वेंटरीज में। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका हो गया पॉइंट नंबर बी। देन पॉइंट नंबर सी। तो सी में क्या आएगा? तो जैसे यहाँ पे हमने ट्रेड पेएबल्स लिखा था ना, तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रेड रिसीवेबल्स। ओके, तो पेएबल्स में कौन कौन सी चीजें थी? तो एक था आपका क्रेडिटर्स और दूसरा था बिल्स पेएबल। तो रिसीवेबल में क्या होगा? तो पहली चीज होगी डेटर्स और दूसरा होगा बिल्स रिसीवेबल। ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद करनी है। देन पॉइंट नंबर डी, दैट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट।
अब बच्चों को यहाँ पे सबसे ज़्यादा डाउट होता है कि सर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब क्या है। तो कैश मतलब तो आपको सिंपल पता है, कैश इन हैंड, और कैश ऑन हैंड आपके पास जितने पैसे पड़े होंगे वो। अब कैश इक्विवेलेंट मतलब क्या, जैसे कि अगर बैंक बैलेंस है, आपके पास किसी का चेक आके पड़ा है जो आपके अकाउंट में डिपॉजिट होने वाला है, या तो फिर आपकी कंपनी के नाम का कोई डिमांड ड्राफ्ट आया है, तो वो सारी चीजें आ जाएगी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में। ओके, देन पॉइंट नंबर ई। अब ई पॉइंट में क्या आ जाएगा, तो बहुत इजी, जैसे यहां पे था शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ओके, देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, शॉर्ट, यहाँ पे है लॉन्ग टर्म, तो यहाँ पे आ जाएगा शॉर्ट टर्म। तो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस मतलब आपने किसी को लोन्स एंड एडवांसेस दिए हैं फॉर लेस देन 12 मंथ्स, दैट इज गोइंग टू बी रिटर्न ओवर हियर। ई के बाद पॉइंट है आपका एफ एंड द लास्ट वन दैट इज अदर करंट असेट्स। अगर आपको ऐसा पता नहीं चल रहा कि वो असेट्स कहाँ पे आएगी, तो वो आप डाल दोगे सीधा अदर करंट असेट्स में, जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंडिचर है, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर है, पर ये कितने ड्यूरेशन के लिए, दिस इज फॉर लेस देन 12 मंथ्स, ये चीज याद रखना, ठीक है। फिर ऐसे ही हम करेंगे यहाँ पे टोटल यहाँ पे लिखेंगे और टोटल हो जाएगा यहाँ पे। अल्टीमेटली इफ द टोटल ऑफ दिस साइड एंड दिस साइड बोथ इज मैचिंग, देन योर आंसर विल बी करेक्ट, और यहाँ पे आपको सीधे मार्क्स मिल जाएंगे 11। तो ये क्वेश्चन आपको 100% आने वाला है और बैलेंस शीट का 100% क्वेश्चन आएगा। याद रखो, इस साल कोविड ड्यूरेशन में वो इतना, या तो फिर बोर्ड में इतना टफ एग्जाम नहीं होगा। अगर आपने ये फॉर्मेट याद कर लिया और कौन सी चीज़ कहाँ पे रखनी है उसके हिसाब से रख दी, तो आप इजीली 11 मार्क्स स्कोर कर पाओगे। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। प्लीज़ सेशन को लाइक ज़रूर करना और आपके फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना। टुमारो आई विल कम विथ अ एग्जाम्पल ऑफ फाइनल अकाउंट्स, और उसमें हम पहला एग्जाम्पल और दूसरा एग्जाम्पल जो हमारे बुक में दिया है, जो पूछा जाने वाला है और जिसके पूछने के चांसेस ज़्यादा है, जो आपके लिए फुल एग्जाम्पल के लिए बेस बनेगा, तो वो हम कल डिस्कस करने वाले हैं। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज़ बी ऑन द चैनल। नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकॉन ड्रॉ करना पड़ेगा, उसको दबा दो। जैसे ही आप बेल आइकॉन दबाओगे, मैं जैसे ही नया वीडियो रखूंगा आपको उसकी पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।